हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 12th क्लास का 8th चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। अभी तक कंट्रोलिंग चैप्टर में हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में, कंट्रोलिंग के फीचर्स, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग समझे और लास्ट वीडियो में हम लोग जाने कि रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, और जो कि एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो चूंकि ये छोटा चैप्टर है तो आपको बेसिकली 3 टॉपिक है: नेचर एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड लास्ट बचता है स्टाफिंग प्रोसेस, सॉरी कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हो कि इस बार ड्यू टू कोविड-19 स्टाफिंग रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो हट चुका है। तो अब ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अराइज होगा या तो वो नेचर एंड इंपॉर्टेंस से पूछ लेगा। आप बहुत सारा केस स्टडी डिस्कस किए हैं जहां पर देखे हो कि एक ही क्वेश्चन में नेचर एंड इंपॉर्टेंस दोनों पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनता है कि इस चैप्टर की अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेचर एंड इंपॉर्टेंस से एक क्वेश्चन पूछ दे, और या फिर आपसे स्टाफिंग प्रोसेस सॉरी कंट्रोलिंग प्रोसेस से पूछ ले, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस सबसे पहला कंट्रोलिंग प्रोसेस में कह रहा है सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट। कहने का मतलब, कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे कि आप अगर कल को मैनेजर बन जाते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये जो कंट्रोलिंग का काम है आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से आप कंट्रोलिंग का काम परफॉर्म करेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और आपका जो गोल है वो इजिली अचीव हो पाए। तो अगर बात करें कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग प्रोसेस की, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्टली। इसके बारे में हम लोग इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना और कुछ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक आपका बेंचमार्क होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल एंड प्लान्ड को। एक्चुअल क्या आया और प्लान क्या था, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि सबसे पहले भाई एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक यार्डस्टिक होना चाहिए, कुछ भी कह लीजिए आप, ताकि आप चीजों को कंपैरिजन कर सके, चीजों को कंपेयर कर सके। सर किस तरीके का बेंचमार्क हो सकता है, टारगेट हो सकता है सर? तो टारगेट क्या हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोच सकता है कि चलिए पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोग 20% ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस साल हम लोग 30% ज्यादा सेल करेंगे पिछले साल के मुकाबले, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये भी टारगेट हो सकता है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट को 2 रुपए से 3 रुपए पर यूनिट से रिड्यूस करेगा, ये टारगेट हो सकता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं टारगेट किसी भी तरीके का होता है, और जब टारगेट, हर डिपार्टमेंट का अपना टारगेट हो सकता है, ठीक है। जब टारगेट होता है तभी आप कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग प्रोसेस में है सेटिंग अप ऑफ टारगेट। टारगेट यार्डस्टिक फिक्स करिए, बेंचमार्क फिक्स करिए। तो देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड मींस इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ाने का, बस आपको लंबा कर दिया टॉपिक, मगर आप जब पढ़ोगे खुद से तो इसको समझ में आ जाएगा आपको कि कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी जो हम लोग डिस्कस किए वही चीज है। स्टैंडर्ड मींस द टारगेट or the yardstick against which the actual performance is measured. The standard become basic for comparison and the manager insists on the following standard. The standard must be achievable. High or very high standard which cannot be achieved are of no use. मतलब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा एकदम कि इतना ज्यादा हाई कर दें कि वो पहुंच ही नहीं सकता है, और इतना ज्यादा लो कि वो इजिली हिट कर ले, है ना। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड as far as possible a standard must be set up in numerical and measurable term.
फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड, आप जो स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि कितना प्लानिंग होना चाहिए, स्टैंडर्ड करने का मतलब प्लान है ना, प्लान्ड आउटपुट। तो ये जो प्लान्ड आउटपुट है ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रख के आप फिक्स करेंगे। यार्ड स्टिक का मतलब भी होता है बच्चे स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड बोलिए, टारगेट बोलिए, बेंचमार्क बोलिए, यार्ड स्टिक बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो स्टैंडर्ड जो है ना वो फिक्स करना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, और ये जरूर कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड जो है वो मेजरेबल हो एंड न्यूमेरिकल टर्म, मेजरेबल हो प्लस न्यूमेरिकल टर्म में हो। देखिए कुछ एग्जांपल आपको दे रहा है, जैसे स्टैंडर्ड सेल 20 लाख रुपया पर एनम होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख रुपया, मतलब ये कंपनी का टारगेट है कि 4 लाख रुपया हमको कमाना है। रिडक्शन इन कॉस्ट बाय 5%, हमको कॉस्ट का रिडक्शन करना 5% से। तो इस तरीके का टारगेट हो सकता है। समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, फॉर एग्जांपल सेटिंग अप द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप जो स्टैंडर्ड है, जो टारगेट है, वो न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, नंबर के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी को नंबर के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वालिटी जो है वो, क्वालिटी का मेजरमेंट का तरीका एक फीलिंग से आता है, मतलब एक्सपीरियंस से आता है। द स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू बी अचीव्ड। और एक और पॉइंट क्या कह रहा है कि हर टारगेट का ना एक टाइम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सबको ही जानता है। जैसे हम मान लीजिए टारगेट किए कि हमको 20 लाख रुपया सेल करना है, तो 20 लाख रुपए का एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना, 20 लाख का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन, कितना, तो टाइम लिमिट होना चाहिए। तो एकदम आसान बात है, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ा रहे, जो आप ऑलरेडी जानते हो बस उसी को रीड आउट कर रहे हैं। If the long term standard are set up, they must be divided into short term, है ना। और क्या कह रहा है, एक साल का जैसे टारगेट आप किए, जैसे मान लीजिए आप 12 लाख यूनिट सेल करना चाहते हैं, 12 लाख यूनिट सेल करना चाहते हैं एक साल में, तो एक साल में 12 लाख यानी कि एक महीना में कितना, 1 लाख, एक महीना में कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख यूनिट। बात समझे? तो छोटे छोटे पार्ट में आपको बांटना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे ही एक महीना कंप्लीट होगा तो इवेलुएट कर लेंगे कि भाई जो टारगेट था उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड ऑफ फंक्शनल एरिया, टारगेट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट पर मंथ, स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज बाय 5%, फिर से दोबारा से दे रहा है। तो ये आपके लिए कोई खास बात नहीं है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किस तरीके का टारगेट हो सकता है, तो इस तरीके का प्रोडक्शन से रिलेटेड। मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का किस तरीके का टारगेट हो सकता है, तो मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, सेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के द्वारा, तो टारगेट 1 लाख यूनिट सेल करना है। मार्केट शेयर 10% से बढ़ाना है, मार्केट शेयर 10% से बढ़ाना है कहने का मतलब पता है, जैसे मान लीजिए आज अगर, मान लीजिए मेरा मोबाइल बनाने का कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, आज अगर इंडिया में 100 मोबाइल बिकता है तो सैमसंग का उसमें 30 मोबाइल होता है। 100 मोबाइल जो सेल हुआ है उसमें से सैमसंग का 30 मोबाइल सेल हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट शेयर सैमसंग का कितना है, 30%, क्योंकि 100 में से 30 मोबाइल सैमसंग का होता है। तो सैमसंग टारगेट किया कि नहीं, हम सेल 10% से बढ़ाएंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है अब कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 10% से मार्केट शेयर इंक्रीज करना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये मार्केट शेयर क्या होता है। मार्केट शेयर कहने का मतलब, कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें से आपका चांसेस कितना है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट का चांसेस है कि वो 30% अगर मार्केट शेयर है तो 30% चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बाय 10%, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जैसे मान लीजिए ये सब ड्यूरेबल गुड्स में चलता है, जैसे हम फ्रिज करते हैं, तो फ्रिज में आप देखते होंगे बोलता है कि सर आपको 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी है, और फिलहाल हमारी कंपनी तो ऐसे 1 साल देती है वारंटी अदर चीजों पे, मगर फिलहाल हम लोग 2 साल दे रहे हैं। तो ये जो 10 साल का वारंटी प्लस 2 साल का एक्स्ट्रा वारंटी गारंटी दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है,
आफ्टर सेल सर्विसेज, कल को अगर खराब भी हो जाता है तो आपको कंपनी रेक्टिफाई करेगी। तो बेसिकली ये टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करना। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बता रहा मेजरमेंट करना। मेजरमेंट करना मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या आया। अब एक्चुअल आउटपुट में दोनों चीज हम कंपेयर करते हैं, एक क्वालिटेटिव भी और एक क्वांटिटेटिव भी। तो क्वालिटेटिव जैसे प्रोडक्शन का, गुड्स का जो क्वालिटी है वो क्वालिटेटिव फैक्टर में आ जाएगा। हम सोचे थे कि पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहने का मतलब नंबर के टर्म में जहां पर मेजरमेंट करते हैं, जैसे सेल आपको 10% से बढ़ाना है, ये सब चीज। तो आफ्टर सेटिंग अप द टारगेट, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय एम्प्लॉय। When the performance can be measured numerically, then it is very convenient to measure the performance, है ना। जब नंबर के टर्म में मेजर करते तो बहुत आसान हो जाता है। While measuring the performance of qualitative as well as quantitative aspect is kept in mind. Sometimes the employee achieve the quantitative standard by ignoring the qualitative standard. Quantitative standard कभी-कभी क्या होता है ना, क्वांटिटी पे फोकस किया मगर क्वालिटी पे फोकस नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि क्वालिटी पे फोकस करने के चक्कर में क्वांटिटी गड़बड़ा गया। तो ये जो मिसमैच होता है ना, ये चीज को भी नहीं होने देना, है ना। जैसे दिन दुगना रात चौगना करके बहुत बड़ा ऑर्डर आया, एकदम धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रहा है, धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन करने के चक्कर में क्वालिटी गड़बड़ा दी है, तो गड़बड़ है ना। चाइना क्या करता है, यही करता है। चाइना के साथ ट्रेड करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी वो लोग धोखाबाजी क्या करते हैं कि क्वालिटी दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। इंडिया में भी ये चीज बहुत कॉमन है, मतलब ज्यादातर बिजनेस में ये चीज कॉमन है, क्वालिटी कुछ और दिखाना और देना कुछ और। That is why while measuring the performance, quality standard are also measured. Certain quality parameters are fixed by the fixed to measure the quality standard, and when the number of rejection of sales return or sales return increases, it indicate low standard of quality. मतलब सिंपली आपको यही बोल रहा है कि भाई क्वालिटी का भी मेजरमेंट, क्वालिटी भी ध्यान में रखेंगे परफॉर्मेंस करने वक्त, एंड क्वालिटी को भी ध्यान में रखेंगे। Generally, the performance of manager is measured by looking at overall efficiency level of the organization. The performance of research and development is measured by the change in the technology and updation of the production department. बहुत लंबा लंबा लिख दिया है। The performance of the financial department is measured by the checking the solvency and liquidity ratio. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात बोल रहा है, एक बार इसको लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। Generally, the performance of manager is measured by looking at overall efficiency level of the organization. मैनेजर का जो एफिशिएंसी लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एफिशिएंसी से मेजर किया जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बना है, मेरा बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे कंपनी चल रहा है, और हम एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है, टेक्नोलॉजी रिसर्च करना, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाए, किस तरीके के लोगों का नीड है उस तरीके का प्रोडक्ट बनाए, फ्यूचरिस्टिक होके बात करना। ठीक है। अब जैसे मेडिसिन कंपनी की बात करें तो हर मेडिसिन कंपनी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो उनका कैसे चेक होता है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कारण ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ना, अपडेट किया जा रहा है पूरा टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं अच्छे से काम हो रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अब ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो पैसे की बात करता है, इज मेजर्ड बाय चेकिंग द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो। अब आप लोग अकाउंट्स में अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी के बारे में पढ़े होंगे। तो अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसका एफिशिएंसी, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है
अगर सॉल्वेंसी रेशियो ठीक है, यानी कि डेट कम है और एसेट्स ज्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं, और लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जहां पर लिक्विड लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आपके पास इनफ कैश है। तो ये सब अगर कंडीशन चेक किया और अच्छा रहा, तो यानी कि आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छा हो रहा है। द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड पीरियोडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये भी कह रहा है कि ये टाइम टू टाइम मेजर होना चाहिए। तो अभी तक 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड टारगेट, एंड दूसरा है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी तक हम लोग पढ़े सेटिंग स्टैंडर्ड टारगेट एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल, है ना, परफॉर्मेंस चेक करना, मेजरिंग परफॉर्मेंस। थर्ड है आपका कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, है ना। एक कंट्रोलिंग प्रोसेस में थर्ड स्टेप क्या बनता है कि आप ये इवेल्युएट करें कि जो स्टैंडर्ड था, जो टारगेट था, उस टारगेट के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, बस, और इसमें कुछ नया नहीं है। और इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है ढंग से। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। इफ देयर इज मैच इन बोथ देम, बोथ, अगर दोनों में मैच हो रहा है, मतलब दोनों सही है, तो कंट्रोलिंग वहीं पे खत्म होता है। जरूरत ही नहीं अब जबरदस्ती का, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अब जबरदस्ती का टीचर उसको टॉर्चर कर रहा है, तुम अच्छा से नहीं पढ़ता है, नालायक कहीं का, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी गड़बड़ा जाएगा। यस सर, आप तो खाली बकर बकर करते रहते हैं, बात समझे। तो जब ट्रैक पे है सब कुछ, तो वहां पे कंट्रोलिंग का जरूरत नहीं पड़ता, जबरदस्ती का नुक्स नहीं निकालना। But if there is mismatch or a deviation, then the manager try to find out the extent of deviation. आपको पता है deviation find out करता है, and if the deviation is minor, then it should be ignored. हाँ, ये भी आप आगे अच्छे से सीखोगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में ना डेविएशन चलते रहता है। अब जरूरी नहीं है कि आप अगर 95% सोचे थे तो 95 ही आएगा एग्जैक्टली। आप भगवान थोड़ी हो, भविष्यवाणी थोड़ी कर रहे हो। तो 94 आ सकता है, 93.5 आ सकता है, 93 आ सकता है, तो थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है। मगर 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तब बहुत ज्यादा डेविएशन। 95 सोचे थे और 50 लाए हो, तो ये तो एकदम बवंडर है। बात समझ में आया। तो अगर माइनर डेविएशन है ना, तो उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। और अगर मेजर डेविएशन है तो फिर उसको कंसेंट में लिया जाता है। तो अब बताओ, छोटा छोटा डेविएशन को भी कंसीडर करने लगोगे तो दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बात समझे। तो बट इफ द डेविएशन इज मोर, देन टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन। टाइमली एक्शन ले लीजिए एकदम समय रहते, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, नेक्स्ट कह रहा है एनालिसिस, एनालाइजिंग डेविएशन। अब डेविएशन को एनालाइज कैसे करेंगे। अभी तो हम समझे कि कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन में सब कुछ ठीक है तब तो देन ओके, मगर सब कुछ ठीक नहीं है तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे, है ना। और डेविएशन का भी ना एक रेशियो होता है, अगर बहुत ज्यादा डेविएशन है तब तो उसको कंसेंट में लेंगे, बट माइनर डेविएशन है तो उसको कंसेंट में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, देखिए क्या कह रहा है। All the deviation need not to be brought into notice of top management. अब टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड रहता है। अब सारा डेविएशन टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा दीजिएगा तो दिक्कत है ना। अब जैसे क्लासरूम चल रहा है, ठीक है, क्लासरूम में हर क्लास टीचर अपना हर सब्जेक्ट के टीचर अपने क्लासेस में जाके क्लास सब्जेक्ट को के रिगार्डिंग क्लासेस लेते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है आपके क्लास में, और उस बात को, छोटा छोटा बात, बच्चा बिना बोले पानी पी लिया। अब चलो तुम प्रिंसिपल के पास, तो बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, एकदम डायरेक्टर के पास लेके चले गए तुमको, तो बताओ ये फालतू है ना, है ना। तो कहीं ना कहीं हर बात टॉप लेवल तक नहीं पहुंचाना चाहिए। कहने का मतलब, माइनर डेविएशन है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि अगर डेविएशन है तो हर डेविएशन टॉप लेवल तक, एक रेंज होना चाहिए, है ना, एक रेंज बना लिया। उस रेंज के बियॉन्ड अगर जाएगा, जैसे 2-3% का डेविएशन है तो उसको इग्नोर करेंगे।
अगर 5 से 10% का डेविएशन है तो मैनेजर हैंडल करेगा, और अगर उससे भी ज्यादा डेविएशन है तब टॉप लेवल को अप्रोच करेंगे। तो ये एक रेंज होना चाहिए। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू द knowledge of top level management. They must divide the deviation in two categories: deviation which need to be attended urgently in one category and minor and insignificant decision in other category. देखिए क्या कह रहा है, दो डिवीजन होना चाहिए, टू कैटेगरी विच नीड टू बी अटेंड अर्जेंटली, एक ऐसा डेविएशन जो अर्जेंटली अटेंड होना चाहिए, और एक ऐसा जो थोड़ा सा डिले भी कर दे या फिर उसको इग्नोर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, these two category must be controlled by following way: two technique of analyzing deviation, critical point control and management by exception. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, अब इसको समझने के लिए एक सरल सा एग्जांपल लेते हैं जो आपके घर से रिलेटेड है। सबके घर में राशन यूज होता है, हाँ सर, चावल, दाल, आटा डेली यूज होता है, और मैच बॉक्स भी यूज होता है ना, मैच बॉक्स माचिस यूज होता है। अब मैच बॉक्स का दाम दुगना हो गया, मैच बॉक्स का दाम दुगना हो गया, ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपको कि चावल का दाम दुगना हो गया, राइस का दाम दुगना हो गया, ये आपको इंपैक्ट करेगा, बताइए आप। ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि राइस डेली बेसिस पे यूज होता है और डेली बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं, तो इस पे हमारे फैमिली का खर्च ज्यादा होता है। तो अगर चावल का दाम दुगना हो जाएगा तो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, मगर मैच बॉक्स का रोल तो होता है घर में, वो भी यूज होता है, मगर उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है, यानी कि इसका यूज तो हो रहा है मगर ये क्रिटिकल नहीं है। तो अगर मैच बॉक्स का दाम 2 रुपया था, 5 रुपया भी हो जाता है, दुगना से भी ज्यादा, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। मगर चावल का दाम चूंकि आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर उस पर ज्यादा होता है, इसलिए आप उस पर ज्यादा अफेक्ट करोगे अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो इसी पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की समझते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, अब जैसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का खर्च होता है, मगर वैसा खर्च जो आप रेगुलरली करते हैं, अगर उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंपैक्ट करेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरिया, है ना, इसको शॉर्ट में CRAs लिखा है, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दैट की एरिया। अब देखिए घर के लिए की एरिया क्या हो जाएगा, चावल, दाल, आटा, तेल, ये सब की एरिया में आ जाएगा। बिजली बिल डेली हर महीने आता है, ये की एरिया में आ जाएगा। मगर एजुकेशन एक्सपेंसेस की एरिया में आ जाएगा, मगर मैच बॉक्स, छोटा मोटा चीज, सुई, धागा, ये सब भी घर में यूज होता है, मगर ये की एरिया में नहीं आएगा। देन इट मस्ट बी अटेंड अर्जेंटली। तो अगर ऐसा डेविएशन जहां पे जो की एरिया है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे डेविएशन आ रहा है, उसको अर्जेंटली अटेंड करना है। की एरिया आर दोज विच हैव इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 रुपीज पर यूनिट, there is increase in postal cost by 20 rupees per unit। देखिए एक कंपनी का एग्जांपल लिया यहाँ पे कि सर प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए पर यूनिट बढ़ गया और पोस्टल का कॉस्ट जो है 20 रुपया बढ़ा है, तो देखो चौगुना बढ़ा। मगर अगर बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की तो ये क्रिटिकल पॉइंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका रेगुलर काम ही है यही, ठीक है ना। So then more focus should be find out the reason for increase the cost of production, as it will affect the profit and future revenue of the organization, है ना। तो हम किस पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ये पोस्ट कार्ड पे फोकस नहीं रखेंगे, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस रखेंगे कि आखिर ये जो 5 रुपए यूनिट जो इंक्रीज हुआ है रॉ मटेरियल बढ़ने के कारण,
रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने के कारण, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करें, कैसे कट करें। वेयर एज पोस्टल कॉस्ट इज इनकर्ड रेयरली, है ना, मैनेजर हैव नो कंट्रोल ओवर पोस्टल कॉस्ट, है ना। तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है बच्चों कि हम लोग स्लैब बनाते हैं, है ना, स्लैब बनाते हैं, कहने का मतलब कि कौन सा रेंज बनाते हैं, रेंज कह लो आप, कि कौन सा रेंज को इग्नोर करना है, कितने परसेंट का डेविएशन होगा तो मैनेजर तक रखेंगे, और कितने परसेंट तक का डेविएशन होगा तो पोस्टल कॉस्ट क्या होता है सर, अरे पोस्ट जो करते हैं कुरियर वगैरह उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पोस्टल कॉस्ट मतलब कुरियर वगैरह का जो खर्च होता है उसको पोस्टल कॉस्ट कहते हैं। कंपनी लोग बिल भेजता है ना, बिल भेज दिया या फिर कुरियर कर दिया, टैक्स डिपार्टमेंट को ही भेज दिया। अब पहले लगता था 60 रुपया, अब लग रहा 80 रुपया, क्या दिक्कत है, रोज थोड़ी भेजते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये। इट मींस, अच्छा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या बताए, रेंज होना चाहिए। इट मींस अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इन up controlling nothing. The deviation which are beyond the specific range should be handled by manager, and minute or minor deviation can be ignored. Manager should not waste his time and energy in finding solution for minor deviation. Rather than he should concentrate on removing the deviation of higher degree. समझे ये क्या बोल रहा है कि एक किसी भी मैनेजर की बात करें तो उसको फोकस रखना चाहिए कि किस तरीके से वो मेजर डेविएशन को कंट्रोल में लाए। अगर माइनर डेविएशन है तो उसको इग्नोर कर सकता है, क्योंकि मैनेजर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा टास्क रहता है। अब वो छोटे छोटे टास्क को भी एलिमिनेट करने लगेगा और उस पर काम करने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम है ना, फिर मैनेजर को एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। ये एग्जांपल आप पढ़ लेना, बहुत ही इजी है, उसी के रिगार्डिंग है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द कॉज फॉर डेविएशन कैन बी मेनी, फॉर एग्जांपल फॉल्ट ऑफ मशीनरी, इनसफिशिएंट स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस, ओवर एंड अंडर स्टेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना। अगर डेविएशन की बात करें, आप मशीनरी ढंग से यूज नहीं कर पाए, स्टाफ इनएफिशिएंट था, रिसोर्सेज की कमी थी, या फिर स्टैंडर्ड जो है वो सही तरीके से इवेल्युएट नहीं किए। इट इज वेरी एसेंशियल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉज ऑफ डेविएशन। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आप जो एग्जैक्टली जो रीजन है डेविएशन का वो फाइंड आउट करें, और अगर उसको कंसेंट में लेना है तो कंसेंट में लेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। एडवांटेज क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़े इसमें हम लोग क्या पढ़े कि मैनेजर जो है वो सिर्फ वहीं पे दिमाग लगाता है, वहीं पे इंटरफेयर करता है जो बहुत क्रिटिकल है या फिर एक रेंज के बियॉन्ड चला गया। अगर रेंज के बाहर है, मतलब कि नेग्लिजिबल है, माइनर डेविएशन है, तो अगर उसको इग्नोर कर रहा है इससे फायदा क्या होगा, इट सेव टाइम एंड इफर्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर का टाइम एंड इफर्ट सेव करेगा। इट फोकस अटेंशन ऑफ मैनेजर्स सिग्निफिकेंट मैटर, है ना, ऑन सिग्निफिकेंट मैटर। इस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से फायदा क्या होता है कि मैनेजर जो है सिर्फ सिग्निफिकेंट फैक्टर पे ही फोकस रखता है, इनसिग्निफिकेंट जो है उस पर कोई दिमाग नहीं लगाता है, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर टू सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम, दीज आर सॉल्व बाय सबऑर्डिनेट। देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही। अब हर छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए, अब जैसे मान लो स्कूल में बच्चे लेट आ रहे हैं, तो बच्चे हैं तो लेट आएंगे ही। अब बच्चे लेट आ रहे हैं और उसके लिए डायरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं तो दिक्कत है ना, वहां के जो इंचार्ज हैं, टीचर इंचार्ज, क्लास टीचर, वो लोग देखेंगे इस चीज को। इट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी डिफरेंशिएट करता है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम क्या है एंड सिंपल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आफ्टर अभी तक हम लोग जो पॉइंट कवर अप किए हैं, मेजरिंग अ परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टारगेट, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेविएशन, डेविएशन एनालाइज करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़े। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का बेनिफिट भी पढ़े, है ना। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स कहने का मतलब जो डेविएशन हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। तो यहाँ पर भी एकदम सिंपल है, आपको हम सारा रीड आउट कर देते हैं ताकि आप आराम से इजिली रिलेट कर पाए। कुछ इसमें नया पॉइंट नहीं है कि हम आपको अलग से पहले एक्सप्लेन करें तब जाके आपको लाइन बाय लाइन रीड करें, क्योंकि ऑलरेडी जो इसके अंदर कंटेंट है वो पूरा एक्सप्लेन्ड है, बस आपको रीड करके खत्म कर देते कहानी। On comparing the actual performance with planned performance, the manager will come to know about the deviation between plan and actual performance. Then the next step is now the reason for such deviation and trying to remove the deviation in future. है ना, अब क्या करेंगे, उस डेविएशन को फाइंड आउट करके मेक श्योर करेंगे कि आने वाले समय में इस तरीके का डेविएशन ना हो। The manager takes measure to bring back everything on the track according to the plan. Taking corrective measures may involve क्या क्या हो सकता है, let the situation remain same if the deviation is minor. अगर डेविएशन बहुत माइनर है तो छोड़ दो, ज्यादा पंगा लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा करेक्टिव मेजर्स लेने का जरूरत नहीं है। मगर कह रहा है redesign or reframe the plan or strategy if these are overstated and not matching with the present day business environment. और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जो प्लान बनाए हैं आज के माहौल के हिसाब से बहुत डिफरेंट है, यानी कि हम जब प्लान बनाए थे उस समय सिचुएशन अलग था और आज अलग है, तो अगर बहुत ज्यादा डेविएशन दिख रहा है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में चेंजेस दिख रहा है, तो फिर आप दोबारा से रीफ्रेम कर लीजिए प्लान को, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर मैच विथ द प्लान। और ये मेक श्योर करेंगे कि फ्यूचर में इस तरीके से करेक्टिव मेजर लिया जाए कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। जनरली द मैनेजर टेक मेजर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस such as sending the employee for training, and if the deviation is due to inefficient performance, getting the machine repaired, and if delay in performance is due to faulty machinery। देखिए क्या कह रहा है, अलग अलग पॉइंट कह रहा है। देखो, अगर आपको लगता है कि मैनेजर टेक मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सच एज सेंडिंग द एम्प्लॉय फॉर ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेजिए, कब, जब लगता है कि परफॉर्मेंस जो है इनएफिशिएंट है। अगर आप मैनेजर को लगता है कि परफॉर्मेंस गंदा है एम्प्लॉय का, इस वजह से इन लोग काम नहीं कर पाया, तो उनको ट्रेनिंग पे भेजिए। अगर आपको लगता है कि मशीन के कारण प्रॉब्लम है तो मशीन को बनवाइए। गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड, गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड इफ डिले इन परफॉर्मेंस ड्यू टू फॉल्ट इन मशीनरी, मशीन के कारण प्रॉब्लम हुआ तो मशीन को रिपेयर करवाइए। मेकिंग द सुपरविजन मोर रिस्पॉन्सिव, if the delay is due to carelessness and laziness of the employee, sometimes the manager have to set the standard of target again if the standards are not realistic and achievable, है ना। आप थोड़ा मोर रिस्पॉन्सिव सुपरविजन करिए, सुपरविजन थोड़ा और अच्छे से करिए। कब, जब आपको लगता है कि आपका वर्कर जो है वो लेजी है, आपका वर्कर जो है वो कामचोर है, और अगर आपको लगता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो रियलिस्टिक नहीं है, तो उसको फिर से रिवाइज करिए। तो बेसिकली ये सब आपको अलग अलग टाइप का मेजर्स बोल रहा है कब क्या करना चाहिए। परफॉर्मेंस, अगर मशीन खराब है तो मशीन रिपेयर कराइए, अगर वर्कर काम चोरी कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप वर्कर को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दीजिए। ठीक है, अरे यार ये क्यों है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दीजिए। उसके बाद अगर केयरलेसनेस है तो सुपरविजन थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैनेजर मस्ट टेक द करेक्टिव मेजर्स ओनली बाय फाइंडिंग द रूट काउज ऑफ द डेविएशन एंड ट्राई टू रिमूव द काउज, है ना। सबसे पहले मैनेजर को रिमूव करने के लिए रूट काउज फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस तरीके से आखिर क्या वजह था। एंड लास्ट है आपका बहुत ही आसान, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा, आप कम्युनिकेशन में भी पढ़े, जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। उसी तरीके से फीडबैक में यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंट्रोलिंग फंक्शंस डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस as it is a continuous process. After suggestion, the corrective measures of the feedback report is prepared. Feedback refers to the list of the reason for the deviation of the plan or inefficiency overall working of the organization. Along with the reason, corrective measures are also specified. Simple है भाई, क्या कह रहा है, देखो, the controlling function does not end by taking corrective actions as it is a continuous process. आपको पता है कि सिर्फ करेक्टिव मेजर्स ले लिए, डेविएशन फाइंड आउट करके करेक्टिव मेजर्स ले लिए, यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स, फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, है ना। जब सजेस्टिव मेजर्स ले लेते हैं उसके बाद फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। फीडबैक रिपोर्ट से फायदा क्या है, पता चलेगा कि जो डेविएशन का कारण था वो एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ। Feedback refers to the list of reason for deviation of the plan for inefficiency in overall working of the organization. Along with the reason of corrective measures are also specified in the feedback report, and feedback act as a base for establish the standard for the next year, है ना। अब फीडबैक रिपोर्ट से क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि अगर अगले साल फिर से आप प्लान बनाएंगे तो उस फीडबैक रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्शन हम लिए थे जिसके कारण ये आपका स्मूथली कंडक्ट हुआ, ठीक है। कौन सा एक्शन हम लिए थे, कौन सा डेविएशन को किस तरीके से सॉर्ट आउट किए थे, तो मेरा वो डेविएशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, साथ ही साथ आने वाले समय में वो आपका करेक्टिव मेजर्स के साथ काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। एकदम सिंपल है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब आप प्लान किए थे 100 और एक्चुअल आया 120, 100 का प्लान किए थे, 120 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया, तो अब ये मत सोचना कि सर प्लानिंग हो सकता है कि ये लोग अंडर एस्टिमेट किया होगा, नहीं, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से काम कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया। बात समझ में आया। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूनिट का प्लान है और 120 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो प्लस में जब डेविएशन है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जब माइनस में डेविएशन है तो उसको कहेंगे निगेटिव डेविएशन, है ना। बात क्लियर है। तो एकदम आसान पॉइंट है, इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट नहीं है कि आपको अलग से हम बताएं, ठीक है। प्लान था 180 हुआ तो 20 यूनिट का माइनस में, इसलिए माइनस में अगर जब रहता है तो ये आपका, ठीक है।